हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 22 मई 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान बनाए रखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहीं पर आपको डेली की पीडीएफ मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि परशुराम कुंड, जो कि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में था, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर भी किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत भी हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको आंसर नहीं पता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परशुराम कुंड दरअसल लोहित नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोहित नदी जो है ये तिब्बतियन माउंटेन रेंजेस से निकलती है और भारत में ये दो राज्यों में बहती है। किसमें किसमें? एक तो ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है और दूसरी आसाम में बहती है। अब हमारे देश के अंदर नदियों का जो महत्व है, आप सभी को पता है। दुनिया में देशों में नदियों का महत्व पीने के पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमारे देश में नदियों को हम अपनी जीवन रेखा मानते हैं। इतना ही नहीं, भारत के अंदर नदियों से जुड़े हुए जो घाट हैं, उनमें अपनी मान्यता भी है। इसके अलावा हिंदू धर्म के हिसाब से या सनातन धर्म के हिसाब से हर एक नदी में कहीं ना कहीं हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है और हर एक नदी में उस इतिहास की वजह से हमारे रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन रिचुअल्स की ही वजह से लोहित नदी अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में थी। लोहित नदी के ही किनारे पर परशुराम कुंड है और यहाँ पर सनातन धर्म के हिसाब से मान्यता है कि ये बहुत ही पवित्र कुंड है। यहाँ पर डुबकी लगाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले ये डिसीजन लिया था कि जो परशुराम कुंड है, यहाँ पर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। मतलब लेडीजों के लिए एक अलग घाट बनाया जाएगा और पुरुषों के लिए एक अलग घाट बनाया जाएगा। जैसे कि आप वाराणसी में देख सकते हो कि वहां पर प्रॉपर घाट व्यवस्था बनाई गई है, हर एक तरीके से, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। तो इसी तरीके से परशुराम कुंड में अभी इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है। तो उन फैसिलिटीज को सुसज्जित करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल फैसला लिया था कि परशुराम कुंड का रेनोवेशन किया जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में किसके द्वारा गुजरात के अंदर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के कैंपस की आधारशिला रखी गई है? तो ये आधारशिला रखी गई है होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है, गुजरात के अंदर कहाँ पर? तो द्वारका डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम सुना होगा। तो द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ओखा। ओखा एक टाउन है। इस टाउन में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना करी जा रही है। अभी इसका शिलान्यास किया गया है, अगले 2 साल में होपफुली ये बनके तैयार हो जाएगी। इसको बनाने के लिए सरकार की तरफ से 441 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है, 441 करोड़ की। अब जब ये एकेडमी बनके तैयार हो जाएगी तो इसमें हर साल 3,000 पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ध्यान रखिए, आपको नाम से ही समझ आ जाना चाहिए। कोस्टल पुलिसिंग का मतलब ये है कि ये स्पेशली ऐसी पुलिस ट्रेनिंग इनको दी जाएगी जो कि भारत के कोस्टल बॉर्डर्स पर तैनात करी जाएगी। जैसे कि 26/11 का जो अटैक था जिसमें अजमल कसाब जैसे लोग भारत में आ गए थे और ये हमारी कोस्टल लाइन से ही घुसकर भारत में आए थे। तो इस तरीके के टेररिज्म अटैक्स से बचने के लिए, इन्हें रोकने के लिए कोस्टल पुलिसिंग एकेडमी की स्थापना अब करी जा रही है और इसमें हर साल 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी प्रशिक्षित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम पर भारत 7,516 किलोमीटर की कोस्टल लाइन शेयर करता है। ये जो 7,516 किलोमीटर की समुद्री सीमा रेखा हमारी है, इसमें टोटल 13 राज्य और यूटी मिलते हैं। तो ये जो एकेडमी है, इस तरीके की एकेडमी आने वाले टाइम में इन सभी 13 या राज्यों और यूटीज में भी खोली जाने का प्रस्ताव है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 की अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जाएगी? तो ये विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, औषधि विभाग जिसको बोलते हैं। तो औषधि विभाग इस साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है मेडिकल डिवाइसेस और इंडियन फार्मा को लेकर। इसका मेन उद्देश्य ये है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जाने वाली जो दवाइयां हैं उन्हें प्रमोट करना और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उन्हें प्रमोट करना। देखिए, आज की डेट में भी अगर हम देखें तो भारत में ज्यादातर एलोपैथिक दवाइयां अमेरिका की मदद से आती हैं और मेडिकल डिवाइसेस भी अमेरिका की ही मदद से ही आती हैं। तो हमें ये जो हमारी डिमांड्स हैं इनको कम करते जाना है
और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में ही मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है और भारत में ही मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाना है। तो जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें दुनिया भर की कई सारी कंपनियों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन को यहाँ पर फोकस करके ये सारी चीजें करी जाएगी। अभी हाल ही में एक किताब न्यूज में चल रही है, एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है गट्स एमेस्ट ब्लड बाथ। ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा है आदित्य भूषण ने। किसने? आदित्य भूषण ने। और इस किताब के जो वर्ड्स बताए गए हैं, मतलब जो नैरेटिव दिया है इस किताब का, ये अंशुमन गायकवाड़ ने दिया है। अब अंशुमन गायकवाड़ आपको पता है कौन है? ये भारत के टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं और इन्होंने इस किताब में अपने टाइम के टीममेट्स, ओपोनेंट्स, दोस्तों के बारे में, अंपायर्स के बारे में, सिलेक्टर, फैमिली मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब के बारे में इस किताब में बताया हुआ है। इस किताब की अभी हाल ही में लॉन्चिंग थी। इसमें भारत के भूतपूर्व कई सारे कैप्टन शामिल रहे, जैसे कि यहाँ पर कपिल देव शामिल थे, दिलीप वेंगसरकर शामिल थे, सचिन तेंदुलकर थे यहाँ पर, सुनील गावस्कर भी थे, रवि शास्त्री थे, ये सब यहाँ पर थे, गुंदप्पा विश्वनाथ भी थे। तो ये सभी यहाँ पर थे और इस इवेंट में ये पर्टिकुलर किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था एक किताब बहुत न्यूज में चल रही है, इसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ कांत के द्वारा ये किताब लिखी गई है, जो कि नीति आयोग के सीईओ भी पहले रह चुके हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था द गोल्डन ईयर्स नाम की एक किताब लॉन्च करी गई है। क्या नाम है? गोल्डन ईयर्स। ये किताब किसकी है? ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जो कि देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस लॉन्च किए हैं? तो ये महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे की सरकार है। शिंदे सरकार ने अभी हाल ही में गुड गवर्नेंस रेगुलेशन लॉन्च किए हैं। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, एक अलग से ही विभाग बना दिया है और ये ऐसा विभाग होगा जो कि महाराष्ट्र के अंदर केवल इस बात का ख्याल रखेगा कि सरकार की जो नीतियां हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर लोगों की कंप्लेन है तो उनकी जवाबदेही कौन करेगा? साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ये अकेला विभाग करेगा। इस विभाग को बनाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें तो टोटल 161 डिपार्टमेंट से रिपोर्ट जारी कराई गई है। 161 डिपार्टमेंट्स के सहयोग के से मिलाकर ये पर्टिकुलर विभाग बनाया जा रहा है जो कि गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। महाराष्ट्र में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है रमेश बाइस। ये पहले झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। महाराष्ट्र में कई बार आपसे नेशनल पार्क पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ का एक नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है जिसको बोलते हैं गूगामल नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? गूगामल नेशनल पार्क। एक यहाँ पर है तादोबा नेशनल पार्क। तादोबा नेशनल पार्क, ठीक है। महाराष्ट्र के फोक डांस भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लवानी चलता है नाच। इसके अलावा तमाशा यहाँ का है, नाटक भी यहाँ का है, दही हांडी भी यहाँ का है, ठीक है। ये सारे यहाँ के फोक डांस है महाराष्ट्र के। हु लॉन्च्ड ओपन क्विज एंड फोटो कंपटीशन अबाउट G20 इन कश्मीर। अभी हाल ही में कश्मीर में G20 से जुड़ा हुआ एक ओपन क्विज और फोटो कंपटीशन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, और इनका नाम क्या है? डॉक्टर अरुण कुमार मेहता। तो इनके द्वारा यह पर्टिकुलर क्विज लॉन्च किया गया है। अब इस क्विज का मेन मकसद क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि G20 के बारे में अवेयरनेस लोगों में फैलाना। अगर आप इस क्विज में हिस्सा लेते हो, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल में जाके आप इस क्विज में हिस्सा ले सकते हो, फोटो कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। इसमें क्विज में आपसे सवाल G20 से ही रिलेटेड पूछे गए हैं। इस कंपटीशन में, फोटो कंपटीशन में आपको G20 की ही फोटो दिखाई जाएंगी, उससे जुड़े हुए क्विज हैं। तो अगर आप इसमें पार्ट लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये एक तरीका सरकार ने ढूंढा है कि लोगों में G20 को लेकर क्या हो, अवेयरनेस पैदा हो, क्योंकि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और अगले साल इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। नेपाल ने फैसला लिया है कि यह कौन से वर्ष को स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में मनाएंगे, मतलब विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल मनाएगा। तो नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस साल ये पर्यटन को लगातार बढ़ावा देंगे और नई पॉलिसीज ये अगले एक साल में बनाएंगे कि 2025 में जिनको अप्लाई किया जाएगा। अगर इस साल के आंकड़े की बात करें तो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में
मतलब जनवरी फरवरी मार्च में नेपाल में 3.26 लाख टूरिस्ट का आंकड़ा दर्ज किया गया है। मतलब आप ये समझ लो, पहले 3 महीनों में नेपाल में इस साल करीब करीब 3.25 लाख पर्यटक घूमने के लिए आए हैं। नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि नेपाल के अंदर टोटल 7 प्रोविंस हैं, और हर एक प्रोविंस में हर एक गांव की जो थीम होगी, वो थीम नेपाल के ही कल्चर और डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगी। नेपाली कल्चर को भी यहाँ पर प्रमोट करने की पूरी बात कही गई है। ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा किया गया है। नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का ही अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुआ है। अभी हाल ही में एक पैनल के डिस्कशन के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि रोल ऑफ G20 इन इंक्रीजिंग ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबिलिटी की मीटिंग कौन से शहर में आयोजित करी जाएगी। तो देखिए, है क्या, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने के लिए और बेहतर करने के लिए G20 नेशंस का फोकस लेने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो G20 नेशंस की मदद से, ये जो मीटिंग है ये कहाँ पर अभी हाल ही में आयोजित करी गई है। तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। हालांकि यहाँ पर बात हो रही है पूरे दुनिया की इकोनॉमी की, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की। तो ये जो मीटिंग करी गई है, इसमें G20 को भी शामिल किया गया है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि G20 भी इसमें हिस्सा ले। जाहिर सी बात है, G20 में लगभग दुनिया के सारे बड़े नेशंस शामिल हैं। तो अगर वो आ जाते हैं तो अपने आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोग्रेसिव मोड में लाया जा सकता है। तो इस बार इसका आयोजन दुबई में किया गया। और ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से कौन से संस्थान ने हिस्सा लिया है? तो भारत की तरफ से आईआईएम रोहतक ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। किसने? आईआईएम रोहतक। और आईआईएम रोहतक के प्रोफेसर धीरज शर्मा, जो कि डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। अभी हाल ही में कौन से देश के स्टूडेंट्स को महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी गई है? तो भारत सरकार की तरफ से महात्मा गांधी छात्रवृत्ति श्रीलंका के स्टूडेंट्स को दी गई है। अब यहाँ पर इसका मतलब समझिएगा। महाराष्ट्र, जो श्रीलंका है, यहाँ पर 25 डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो 25 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आप ये समझ लो, टॉप जो 6 स्टूडेंट होंगे, उन सभी को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप के तहत बच्चों को एग्जाम देना है। उस एग्जाम में जो टॉप 6 होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, उन सभी टॉप 6 को हर महीने भारत सरकार की तरफ से 2,500 श्रीलंकन रुपया दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, भारतीय रुपये की बात नहीं हो रही है, श्रीलंकन रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा हर साल भारत सरकार श्रीलंका के अंदर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, साइंस, मेडिकल, इन सभी की भी छात्रवृत्ति प्रोवाइड करती है श्रीलंकन स्टूडेंट्स को। वैसे आपको बता दूं, इस बार छात्रवृत्ति के 2 बैच लॉन्च किए गए हैं। उसका कारण यह है कि कोविड पैंडेमिक में भारत सरकार यह लॉन्च नहीं कर पाई थी, तो उसकी भरपाई करने के लिए इस बार 2 बैच लॉन्च किए गए हैं। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से 12-12 स्टूडेंट लिए गए हैं। श्रीलंका में प्रधानमंत्री कौन है? ये है दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका में राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। मालदीव्स की कैपिटल है माले। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झेलम राजबाग रिवर फ्रंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। रिवर फ्रंट का मतलब आप ये समझ लीजिए, जब कोई नदी बह रही होती है तो उस नदी के बराबर से जो उसका शहर वाला हिस्सा है, वहां पर एक प्रॉपर प्लेस बना दिया जाता है। ये प्लेस नीट एंड क्लीन और ग्रीन होता है। साथ में यहाँ पर बेंचेस की व्यवस्था भी कराई जाती है। कुछ ऐसे हाई पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहां से आप नदी का प्रॉपर व्यू ले सको। साथ में आप बोटिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके की काफी फैसिलिटीज आपको दी जाती है कि आप उस नदी को एक बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर सको। जैसे कि जब आप अहमदाबाद जाओगे तो वहां पर आपको साबरमती रिवर फ्रंट मिलेगा। जब आप लखनऊ जाओगे तो वहां पर आपको गोमती रिवर फ्रंट मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर झेलम रिवर फ्रंट अब बनाया गया है। दरअसल ये पर्यटन को बढ़ावा देगा। ठीक है। अभी हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस 2023 का विमेन सिंगल टाइटल किसने अपने नाम कर लिया है? तो महिला एकल खिताब इस बार का जीता है एलिना रायबकीना ने। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, एलिना रायबकीना। और पिछले साल इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतकर दुनिया भर में इतिहास रच दिया कि ये पहली ऐसी कजाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान से किसी पुरुष खिलाड़ी ने आज तक कोई भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है।
तो ये कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बोल लीजिए या फिर पहली खिलाड़ी बोल लीजिए, बात एक ही है। इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस के फाइनल में यूक्रेन की एहलीना कैलिनिना को हराया, ये जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई है। और इसके अलावा एलिना रायबिकीना का ये 2023 का दूसरा टाइटल है। इस बार का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत पाई हैं, लेकिन इन्होंने और ऐसा कौन सा टाइटल जीता है? तो ये तो इटालियन ओपन इन्होंने जीता है। दूसरा जो इन्होंने जीता है, ये इस बार का इन्होंने इंडिया वेल्स ओपन जीता है। कौन सा? इंडिया वेल्स ओपन, ये भी इन्होंने जीता है। तो ये दो टाइटल इस साल ये जीत चुकी हैं। अभी हाल ही में चाइना के संघाई में हो रही आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन कौन से जीते हैं तो ध्यान रखिएगा। एक तो भारतीय खिलाड़ी है प्रथमेश जावकर, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रथमेश जावकर। बाकी आपको पीडीएफ में तो सारी चीजें मैं दे ही देता हूं। तो इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी हैं, इनका नाम है ओजस देवताले, ओजस देवताले। और जो तीसरे खिलाड़ी हैं, इनका नाम है ज्योति सुरेखा, ज्योति सुरेखा। अब ये जो ज्योति सुरेखा है और ओजस देवताले हैं, इन दोनों ने मिक्स्ड डबल में जीता है। तो दोनों ने ही गोल्ड जीता है, दो तो गोल्ड ये हो गए। और जो प्रथमेश हैं, इन्होंने इंडिविजुअल में गोल्ड जीता है आर्चरी में। इसके अलावा भारत ने एक ब्रोंज भी जीता है। ब्रोंज जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? ये है अवनीत कौर। कौन है? अवनीत कौर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया है? यह दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम रही मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में वरुण 777 डिस्काउंट कोड लगाकर आप किसी भी बैच में डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है वरुण अवस्थी 07। इंस्टाग्राम पर मैं अपनी डेली लाइफ के और पर्सनल रील्स को शेयर करता हूँ, तो आप वहां पर भी मूड फ्रेश कर सकते हो मेरी रील्स को देखकर और फॉलो करके। वर्ल्ड बी डे हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस भी 20 मई को अभी हाल ही में मनाया गया। 2023 की थीम रही एंगेजिंग इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यह दिवस दरअसल इसलिए मनाया जाता है कि मधुमक्खी पालन जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि हमारे हैबिटेट में मधुमक्खी का क्या स्थान है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या अहमियत है हनी बी की। और ये जो दिवस है, ये 2017 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया गया था। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं मिस इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन में अगर आप 2023 सीजल देने जा रहे हैं जुलाई में जो होने जा रहा है, तो आपके लिए बेस्ट बैच है ये रनिंग बैच मेरा जीएसजीके का। ये जीएसजीके का फाउंडेशन बैच है। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें आप एक ही बार में एनरोल करते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सबकी रिकॉर्डेड क्लास आपको एक ही बार में मिल जाती है। तो पहली चीज तो ये कि आपको वेट नहीं करना पड़ता है क्लासेस का यहाँ पर। दूसरी चीज, यहाँ पर मैं लाइव क्लासेस भी चला रहा हूँ, तो मेरी वन लाइनर की लाइव क्लासेस भी हो रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो ऐसा बैच जल्दी आपको नहीं मिलेगा। वीओडी प्लस लाइव बहुत ही बेहतरीन बैच है और इस बार सफलता की गारंटी है हमेशा की तरह। तो इस बार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फिर से सिलेक्ट होंगे। और हाँ, 2022 के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के मेल्स भी मिल रहे हैं, मैसेज भी मिल रहे हैं हर तरीके से। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एग्जाम इंजन पे आप रिकॉर्डेड बैच भी अवेल कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिटी, सिर्फ हिस्ट्री, या फिर सिर्फ 1500 एमसीक्यूज, एमटीएस, इस तरीके के आप सारे बैचेस अवेल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जीएसजीके वाले इस बैच के स्टूडेंट्स हैं, कल इकोनॉमिक्स की क्लास अपडेट हो गई है। आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। थैंक यू एवरीवन, कल फिर से सेम टाइम पे मुलाकात होगी।